एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एग्जिटो। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस इन लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे पहले जो मेरी वीडियोस थी उसमें हम एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, सिंप्लेक्स से सॉल्व कर चुके हैं, डुअलिटी देख चुके हैं हम एलपीपी में। अब बात आती है सेंसिटिविटी एनालिसिस की। स्टार्ट कर देते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली करता क्या है? अब तक तो हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन थी, हमने उसका सोल्यूशन निकाला, किसी भी मेथड से निकाला हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया। अब हो सकता है जो हमारा क्वेश्चन था इनिशियली उसमें चेंजेस आ जाए। अब रीजन बीइंग क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस देखे हम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर एग्जांपल लेके चले तो उसकी हम बात कर रहे थे। अब कोई भी रीजंस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन चेंजेस का हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं अपने किसी भी मेथड से क्या असर पड़ता है, उसके एनालिसिस को हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। इसको इसीलिए कई बार पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के बाद का एनालिसिस ये होता है। अब इस वीडियो में या फिर हम कहें सेंसिटिविटी एनालिसिस में 4 टाइप के चेंजेस होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंजेस, उसमें भी 2 फर्दर पार्ट्स आते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारे आंसर में है या नहीं, या फिर जिसमें चेंजेस हुए हैं वो वेरिएबल हमारे आंसर में है। उसके अलावा हमारा राइट हैंड साइड दैट इज जो बी आई है कि हमारे पास जो मैक्सिमम कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें क्या चेंजेस हमारे पास आए हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर जो हमारा टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट है उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे आंसर पे, और लास्ट में कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड या डिलीट अगर हमने किए हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के चेंजेस से। एक सैम्पल क्वेश्चन में यहाँ पे आपके लिख रही हूँ, हम इसी क्वेश्चन को पूरे अपने वीडियो में हर टाइप के चेंजेस को लेके सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन हमारा कॉमन चलेगा पूरी वीडियो में। अब जो ये क्वेश्चन है इसका मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। एंड इन फैक्ट एग्जाम में भी हमारे पास क्या होता है, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया जाता है। रीजन भी क्योंकि अगर वो हमें बोल दें कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालो पहले सिंप्लेक्स से और फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस करो, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। कई बार दे देते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, बट जनरली हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन गिवन होता है। ना भी गिवन हो तो हम इससे पहले वाली वीडियोस आप देख चुके हैं, हम सिंप्लेक्स वगैरह से कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ इसका। तो अब जो हमारे पास वेरिएबल है इस क्वेश्चन में x1, x2 और x3। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन में x2 और x3 एग्जिस्ट करता है, तो ये x2 और x3 तो होगा वेरिएबल जो सॉल्यूशन में हमारे पास है, और जो x1 है वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में नहीं है। S3 है हमारे पास पर x1 नहीं है, तो ये हमारा वेरिएबल है जो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड बात आती है तो पहला स्टेप हम ये उठाएंगे कि हम ये चेक करें कि जिस वेरिएबल में चेंजेस आए हैं क्या वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिक्स में वो वेरिएबल आता भी है कि नहीं आता। तो पहला केस हम देखते हैं, अगर वेरिएबल जो है हमारे सॉल्यूशन में आता है या नहीं, वेरिएबल सॉल्यूशन में आता है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट पर यूनिट है प्रोडक्ट का x2 या फिर x3 का, वो हमारा इंक्रीज हो गया है जो हम इस करंट टाइम पीरियड में। तो फिलहाल हम x2 को लेके चलते हैं, फिर x3 का भी हम सिमिलर वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी ये मान के चल रही हूँ कि सिर्फ x2 का प्रॉफिट हमारे पास चेंज हुआ है। तो हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या है हमारे टेबल में, ये दैट इज जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है, या फिर जिसको हम शैडो प्राइस भी बोल देते हैं, हम डेल्टा जे एज इट इज लिख लेंगे। फिर जिस वेरिएबल में हमारा चेंजेस आए हैं, जिस प्रोडक्ट में हमारे चेंजेस आए हैं, उसके कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज, और फिर जो डेल्टा जे है उसको डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट से और क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन आया ये। अब इसमें से जो लीस्ट नेगेटिव नंबर है वो है -2 और जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है वो हमारा है 10। तो ये दोनों हमारे काम के वेरिएबल हैं अपनी चेंजेस की रेंज बताने के लिए कि कहाँ तक हमारा जो फाइनल आंसर है वो चेंज होने पे हमारे ऑप्टिमल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे x2 को हम कितना अपने
प्रोडक्ट में हम इंक्लूड बढ़ा सकते हैं, मतलब एक रेंज हमें एग्जैक्टली बतानी है कि इससे इसके बीच में अगर मैं x2 को वेरी करूं तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं मैक्सिमम हम कितना डिक्रीज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। जो ये 10 आया था, क्योंकि हम x2 की बात कर रहे हैं, इसको हम लेके इसमें से माइनस करेंगे लीस्ट नेगेटिव नंबर 8, और जो हमारा अलाउेबल इंक्रीज है प्रॉफिट में वो भी इस 10 में प्लस हो जाएगा, तो हमारा आएगा 20। तो जो हमारा प्रॉफिट है अगर वो 8 से 20 के अंदर वेरी कर रहा है तो हमारे फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हमारा प्रॉफिट इससे आगे या पीछे जाता है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी केस 1 की बात। अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं, जहां पे हमारे सॉल्यूशन में वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। फॉर रेफरेंस मैंने तीनों बता दी हैं, जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं ये 3 डिपार्टमेंट्स के हैं हमारे पास, फैब्रिकेटिंग, फिनिशिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो अब क्योंकि x1 जो हमारा है वो सॉल्यूशन में है नहीं, और जो ये -11/3 है हमारा, ये हमारा शैडो प्राइस होता है, या फिर मैं कहूँ अगर मैं एक और यूनिट x की अपने प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड करूँ तो मेरे को इतने का लॉस होएगा। तो जो भी अगर हम चाहें कि हम इस यूनिट को और बढ़ाना चाहते हैं, कि हम x1 को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें एटलीस्ट उसको प्रोड्यूस करने से 11/3 पर यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए, वरना तो हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें लॉस आ जाएगा, और हम क्या चाहते हैं हमारे को लॉस ना हो, तो इसलिए हमारे को एटलीस्ट इतना प्रॉफिट हो अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो। अब इसके अलावा एक और केस हो सकता है कि हमें टोटली नया प्रोडक्ट है जिसको कंसिडर कर रहे हैं। अब टोटली न्यू प्रोडक्ट है तो हमारे पहले वाले सॉल्यूशन में तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसी केस में भी आ जाता है, या फिर जो एडिशन या डिलीशन वाला 4th केस मैंने मेंशन किया था हम उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ एक ही बार में। तो अगर हम एक नया प्रोडक्ट डी को प्रोड्यूस करें जिसका प्रॉफिट हमारे पास 8 पर यूनिट है, और उसके हमारे पास दिया हुआ है कि उसे 3 घंटे लगेंगे फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट को खत्म करने में, 3 घंटे फिनिशिंग डिपार्टमेंट को चाहिए, और 2 घंटे पैकेजिंग डिपार्टमेंट को हमारे चाहिए। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? 3 घंटे 2 घंटे में चाहिए, और जो हमारा फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट है उसका स्लैक वेरिएबल S1, फिनिशिंग का S2 और पैकेजिंग का S3। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ गया, S2 के जो शैडो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई किया 5, और पैकेजिंग का 0 तो हमारा 7 आया। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आई वो हमारी प्रॉफिट से ज्यादा है अगर हम एक यूनिट डी की प्रोड्यूस करें। दैट इज हमारा 8 रुपीज का प्रॉफिट था, 7 रुपए की हमारी कॉस्ट आएगी, तो इसलिए हम डी को अपने प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला बात करते हैं चेंज इन द बी वैल्यू, दैट इज RHS। अब तक हमने बात की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंजेस की, अब बी वैल्यू के चेंजेस की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं अपना। सबसे पहले तो ये शैडो प्राइस होता है, जैसे मैंने पीछे भी मेंशन किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि BI की वैल्यू हम कितना चेंज कर सकते हैं कि हमारा शैडो प्राइस सेम रहे। यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। BI हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट को जो आर्स हैं उसको प्रोड्यूस करने में प्रोडक्ट को वो नील है, फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट को जरूरत ही नहीं है हमारे पास करने की। BI हमारा ये, शैडो प्राइस हमारा ये। टेबल बनाते हैं सबसे पहले BI। अब फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट हमारा पहला है, दैट इज X1 का स्लैक वेरिएबल हमारा S1, तो S1 के हमने साइमल्टेनियसली लिख लिए। अब BI को हम S1 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीस्ट पॉजिटिव और लीस्ट नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, लीस्ट नेगेटिव और लीस्ट पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। अब जो मैक्सिमम आवर्स हमारे पास फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट के थे 60, अब इन्होंने बोला वही रिड्यूस हुए तो हमें वही निकालना है कि वो कितना मैक्सिमम रिड्यूस हो सकता है। तो हमने उसमें से 24 माइनस कर दिया, और अलाउेबल इंक्रीज हमने 30 ऐड कर दिया, और तो हमारा आ गया 90। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ ये गलत मार्क हुआ है, हमारा लीस्ट पॉजिटिव नंबर 24 है और लीस्ट नेगेटिव नंबर हमारा 30 है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमें मिल गया कि 36 से लेके 90 के बीच में अगर हमारा फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट का BI वेरी करेगा तो हमारा शैडो प्राइस सेम रहेगा। अगर ये 36 से नीचे जाता है या फिर 90 से ऊपर जाता है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। कई बार क्वेश्चन हमसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि कितना हमारा आंसर कब चेंज होएगा, या मतलब पॉइंट है कान ऐसे ना पकड़ के वैसे पकड़े, बट आंसर तो
वही रहेगा। एट द एंड आपकी फाइनल जो स्टेटमेंट हम आंसर के नीचे लिखेंगे, आंसर वही रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ तो स्लैक वेरिएबल था क्वेश्चन में, अगर तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लीस्ट पॉजिटिव और लीस्ट नेगेटिव नंबर को ओरिजिनल बीआई में से। यही अगर हमारा सरप्लस वेरिएबल होता तो हम इनको ऐड करते, मतलब जो चीज अभी हमने ऐड की थी वो माइनस करते और जो माइनस की थी वो हम ऐड कर देते अपने बीआई में से। तो स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का डिफरेंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी अपने बाकी वीडियोस में एलपीपी की। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उनको रेफर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल में चेंज है। अब प्रोडक्शन में जो एजे है वो हमारा टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल होता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। मतलब कि अगर अपग्रेडेशन हो गई टेक्नोलॉजी में, हमारी करंट टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, उससे रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उसका हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब जो x1 है हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन मिक्स का पार्ट नहीं बनता। अभी तक हम देखते आए हैं x1 हमारा नहीं बनता। अब हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रीजन की वजह से जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो अपना काम टी आवर्स में कम कर सकता है। मतलब अगर वो पहले 60 घंटे ले रहा था काम करने के लिए, या फिर अगर मैं एग्जैक्ट ही बात करूँ इस क्वेश्चन की, अगर वो 72 आवर्स ले रहा था तो वो 72 माइनस टी आवर्स लेता है अपने काम को खत्म करने के लिए। अब हम इस सॉल्यूशन को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दे दिया, क्योंकि इस वीडियो में हमारा एम जो है वो आंसर निकालने पर नहीं है, दैट इज ऑप्टिमल टेबल निकालने पर नहीं है, उसके आगे के चेंजेस पे, इसलिए मैंने टेबल सॉल्व कर दी है। और अगर हम इसी को जो इससे पहले हमारे टेबल थी उससे कंपेयर करें तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ आएगा जो नया कॉलम आएगा x1 का, उसको हमें जो आंसर आया है हमारा वो होगा हमारा पुराने x1 के कॉलम में से, दैट इज ये वाले कॉलम में से t टाइम्स हमारे नए x1 के कॉलम को, नया s2 का कॉलम को। इसको अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ हमारा ये चेंज आएगा हमारे पुराने वाले कॉलम में से। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, कैलकुलेशंस नहीं करके दिखा रही हूँ, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। अगर इसी को हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 11/5 आवर्स। तो जो t है जब तक हमारा 11/5 आवर्स से ज्यादा है तब तक तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं उसके बाद हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ जो 4 घंटे हमने पहले लिखे हुए थे उसको 4 घंटे चाहिए थे, उसमें से हम 11/5 को माइनस कर दें तो 9/5 आवर्स का चेंजेस अलाउेबल है उसको, उसके आगे ऊपर नीचे का चेंज हमारा आंसर चेंज कर देगा। समराइज करने की वैसे तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने स्टिल आपकी रेफरेंस के लिए तीनों टाइप के चेंजेस के यहाँ पे एक समरी प्रेजेंट कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप नीचे मेंशन जरूर कर सकते हैं।